सबको मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशों से वस्त्र तक। पिछले साल भी हमने पढ़ा था ऊन से किस किस चरणों के बाद वस्त्र बुने जाते हैं। हमने पढ़ा था कि रेशे दो तरह के होते हैं, जांतव रेशे और पादप रेशे। जांतव रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे ऊन हुआ और रेशम हुआ, और पादप रेशे जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे रुई है, जूट है, कॉयर है या फ्लैक्स है। पिछले साल हम पादप रेशों के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बार हम जंतुओं से प्राप्त यानी जांतव रेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो जांतव रेशे कौन कौन से हैं? ऊन और रेशम। रेशम हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है। रेशम के कीड़ों के जो कोकून होते हैं उनसे हमें रेशम मिलता है। और ऊन भेड़, बकरी, याक, ऊंट, लामा, एल्पैका, ये दोनों जो हैं ये दक्षिणी अमेरिका के जानवर हैं। इनसे हमें ऊन मिलती है। अब ये आप देखेंगे, ये भेड़ है, ये बकरी है, ये अंगूरा है, ये दूसरी बकरी है, ये ऊंट है, ये एल्पैका है, ये लामा है और ये याक है। तो ये सभी जानवर वो हैं जिनसे कि हमें ऊन प्राप्त होती है। बाजार में सामान्यतः रूप से जो उपलब्ध ऊन है वो भेड़ की होती है, ठीक है ना, पर बाकी सबसे हमें ऊन मिलती है। अब भेड़ जो है उसके शरीर पर दो तरह के बाल होते हैं। दाढ़ी पे जो बाल होते हैं वो रूखे बाल होते हैं, सख्त बाल होते हैं, पर जो त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी बाल हैं वो मुलायम होते हैं। ये कार्तिक ऊन कहलाते हैं और यही रेशे ऊन के लिए रेशे प्रदान करते हैं। यही ऊन के लिए, अच्छी ऊन के लिए सही रहते हैं। अब बात आती है वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक प्रजनन क्या है? जैसे कि हमने बात करी अच्छी ऊन की, तो अच्छी ऊन के लिए अब भेड़ की अलग अलग नस्लें होती हैं। किसी की मुलायम, बहुत ही मुलायम ऊन होती है, किसी पे ज़्यादा ऊन आती है। तो क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए, ऊन ज़्यादा भी चाहिए और मुलायम भी चाहिए। तो हमें ऐसी नस्लें चाहिए, ऐसे जनक हम ढूंढते हैं, ऐसे जनक को हमें छांटना पड़ता है जिसके बच्चों में वो उनके गुण आए और हमें अच्छे से ऊन प्राप्त हो। तो जो ये छांटने की क्रिया है इसी को हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। कैसे? कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनक का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम ही बाल हों। तंतु रूपी मुलायम बालों वाली विशेष गुणयुक्त भेड़ें जो हैं, इनको उत्पन्न करने के लिए जनकों का चयन किया जाता है और जनकों के चयन की यह प्रक्रिया कहलाती है वर्णात्मक प्रजनन। अब जैसे अंगोरा ऊन है, वो मिलती है अंगोरा नस्ल की बकरियों से, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं, वो भी ऊंचाई पे। जो कश्मीरी बकरी है उसकी त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, फर होते हैं, तो उनसे शालें बनाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं पश्मीना शॉलें, जो बहुत मशहूर हैं, बहुत गर्म होती हैं, बहुत महंगी आती हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है क्योंकि ये वहीं पाया जाता है। ऊंट के बाल से भी ऊन बनाई जाती है। अब रेशों से ऊन तक। अब हमें ऊन बनानी है, ऊन हमें चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भेड़ों को पालना पड़ेगा, भेड़ पालन करना पड़ेगा। भेड़ पालन क्या है? जब ऊन के लिए बड़ी संख्या में भेड़ों को पाला जाता है तो हम उसे भेड़ पालन कहते हैं। और प्रजनन, अच्छी जाति के बच्चे प्राप्त करना जिससे कि हमें ऊन भी अच्छी मिले। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये मैदानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में हम भेड़ों के झुंड देखते हैं गडरियों के साथ। गडरिये कौन होते हैं? जो भेड़ों को चराने ले जाते हैं।
अब भेड़ है शाकाहारी, तो वो क्या खाएगी? घास खाएगी, पत्तियाँ खाएगी। इसके साथ साथ जो भेड़ पालक हैं, जो भेड़ों को पालने वाले हैं, वो उनको दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। बाकी चीज़ तो आप जानते हो। अब ये खली क्या है? अगर बीजों में से तेल निकाल लिया जाए, बीजों में से हमने तेल निकाल लिया और उसके बाद जो पदार्थ बचा उसको खली कहते हैं, और इसको भेड़ों को और गाय भैंसों आदि को खिलाया जाता है। सर्दियों में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है और पत्तियाँ, अनाज व सूखा चारा खिलाया जाता है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती, खूब बाल आ जाते हैं, तो ऊन के लिए उनके बालों को काट लिया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है कि इन बालों को काटने का समय होता है गर्मियों का, क्योंकि अगर सर्दियों में हम बाल काटेंगे तो इनका सर्दियों से बचाव कैसे होगा? क्योंकि बालों के अंदर वायु भरी होती है और जो ऊष्मा की कुचालक होती है वो बाहर की ठंड को इनके शरीर तक नहीं जाने देती है। तो हम इनके बालों को कब काटते हैं? जबकि गर्मियाँ होती हैं। अब अलग अलग तरह की ऊन होती है, अलग अलग गुणवत्ता की ऊन होती है। इसी तरह से भेड़ों की भी अलग अलग जातियाँ होती हैं जो अलग अलग प्रदेशों में पाई जाती हैं, और उनकी ऊन की गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। तो कुछ जो भारतीय नस्लें हैं उनके नाम हैं लोही, जिसकी अच्छी गुणवत्ता की ऊन इससे मिलती है और ये पाई जाती है राजस्थान और पंजाब में। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली रामपुर बुशायर है, जिसकी ऊन भूरी होती है। नाली या नली, गलीचे की ऊन के लिए इनके बालों का इस्तेमाल किया जाता है, जो राजस्थान और हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में ऊनी शालों के लिए मशहूर है बाखरवाल। बाखरवाल से जो बाल उतारे जाते हैं उससे ऊनी शालें बनाई जाती हैं। मारवाड़ी से हमें मोटी वृक्ष ऊन मिलती है, और पाटनवाड़ी से भौजरी के लिए ऊन मिलती है, जिससे स्वेटर वगैरह बुनाई का काम किया जाता है। ये दोनों गुजरात में पाई जाती हैं। अब इनके शरीर से रेशे उतार लिए, ऊन बनानी है, तो रेशों को ऊन से संसाधित करना ये भी एक विभिन्न चरणों वाली लंबी प्रक्रिया है। इसमें कई चरण होते हैं। सबसे पहला चरण है ऊन की कटाई। गर्मी के मौसम में भेड़ों के जो बाल हैं, त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उनको उतार लिया जाता है। अब त्वचा की पतली परत के साथ तो दर्द नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है। और जब इन बालों को उतारा जाता है, और बालों को उतारने के लिए वैसी ही थोड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि नाई द्वारा बाल काटने की मशीन जो होती है, अगर आपने देखी हो तो जब बाल काटे जाते हैं, नाई बाल काटता है, तो दर्द होता है क्या? नहीं होता ना। तो ऐसे ही इन भेड़ों को भी दर्द नहीं होता है। अगला चरण है अभिमार्जन, यानी धोना। जो त्वचा सहित उतारे गए बाल हैं उनको टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी धूल, मिट्टी, चिकनाई, गर्द सब निकल जाए। और आजकल ये काम अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है, जो कि जल्दी हो जाता है और अच्छे से धुल जाते हैं। तीसरा चरण है छटाई का। रोमिल यानी रोएदार बालों के कारखानों में इनको भेज दिया जाता है। अब ये जो रोएदार बाल हैं वहाँ पे इनको अलग अलग गठन वाले बालों को छांटा जाता है। उसके बाद चरण आता है सुखाना। बालों को सुखाया जाता है। पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशे होते हैं, उनको छांटते हैं, उनको अलग निकालते हैं, जिनको हम बर कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम ऊनी शॉल या ऊनी स्वेटर सर्दियों में पहनते हैं तो लेटने से, बैठने से उसमें छोटे छोटे गोल गोल, बहुत छोटे छोटे नज़र आने लगते हैं, रेशे गोल गोल हो जाते हैं, तो उनको बर कहते हैं। इसी तरह से इस ऊन के रेशों में भी वो बर होते हैं जिनको निकाला जाता है। फिर रेशों को दोबारा से अभिमार्जन करके यानी धुलाई करके फिर इनको सुखाया जाता है। अब ये धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त है, यानी अब इनको काता जा सकता है। चरण 5 में क्या करते हैं? रंगाई।
जो ऊन होती है बकरी की या भेड़ की, सामान्यतः उसका रंग होता है या तो काला या भूरा या सफ़ेद। तो इसको रंगाई का मतलब ये है कि इन रंगों के अलावा इनको विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। रंगने के बाद अगला चरण आता है रीलिंग। रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। इसको हम कहते हैं, धागा बनाने की क्रिया को कहते हैं रीलिंग। अब जब धागा बनाया जा रहा है तो जो लंबे रेशे हैं उनको तो काट कर स्वेटर की ऊन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो अपेक्षाकृत छोटे रेशे हैं उनको काट कर ऊनी वस्त्रों को बुनने का उपयोग किया जाता है। यानी लंबे रेशों से स्वेटर की ऊन और छोटे रेशों से ऊनी वस्त्रों को बुनने का काम किया जाता है। अब आप देखेंगे कि ये भेड़ की बालों को उतारा जा रहा है, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद इसको बड़ी टंकियों में डालकर धोया जा रहा है, अभिमार्जन किया जा रहा है। यहाँ पे ये अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जा रहा है। अभिमार्जन करके सुखा के और फिर उनको क्या किया जाता है, ऊन का धागा बनाया जाता है, और तब ये ऊन हमारे पास पहुंचती है। चाहे हमें इसे सिलाइयों से बुनना हो या फैक्ट्रियों में इससे ऊन का धागा बनाया जाए या गर्म वस्त्र बुने जाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।